इंडियन से तो समझ में आता है कि क्या होता है। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी बताओ भाई, आप तो पढ़ चुके हो पॉलिटी। बताओ तन्वी, पॉलिटी का मतलब? पॉलिटिक्स अलग होता है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, पॉलिटिक्स और एक और पढ़ा होगा आप लोगों ने सिविक्स, ये सब अलग अलग होते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो वो ब्रांच है सोशल साइंस का, इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस विच स्टडी पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, क्योंकि जहां पे भी वर्ड साइंस आ जाता है वहां पे स्टडी इन्वॉल्व हो जाती है, कि ये वो ब्रांच है सोशल साइंस की। सोशल साइंस स्टडी करता है सोसाइटी को, कि सोसाइटी की वो ब्रांच है जो पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडी पॉलिटिक्स इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। एक पर्सन है अरिस्टोटल, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसको फादर बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटी क्या होता है? जो हम एक गवर्नेंस का सिस्टम देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग गवर्नेंस के सिस्टम है। गवर्नेंस का सिस्टम का मतलब है रूल बेस्ड सोसाइटी। गवर्नेंस का मतलब है रूल बेस्ड सोसाइटी, कि सोसाइटी में कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा, उन रूल्स को फॉलो करके एक सिस्टम बनेगा जिसको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। उस सिस्टम को बोला जाता है पॉलिटी। जो वो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन एनी सोसाइटी इज नोन एज पॉलिटी। द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन एनी सोसाइटी इज नोन एज पॉलिटी, उसको बोला जाता है पॉलिटी। पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटी थ्योरी है, पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल है। जो प्रोसेस होती है, जो एक्शन होते हैं पॉलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए, जो एक्शन लिए जाएंगे, जो प्रोसेस किया जाएगा, उसको बोला जाता है पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। वो इंडिया की पॉलिटी को बताता है कि इंडियन पॉलिटी कैसी है। तो इंडियन पॉलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ग्राउंड पे। जब वो ग्राउंड पे इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो पॉलिटिक्स है। ग्राउंड पे इलेक्शन होना, प्रोसेस का होना या एक्शन का होना, वो पॉलिटिक्स है। सिस्टम पॉलिटी है, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है पॉलिटिक्स में और पॉलिटी में। पॉलिटी इज द सिस्टम, वो सिस्टम वेरी कर सकता है, हम पढ़ेंगे कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है। ये सब अलग अलग गवर्नेंस के सिस्टम है। इन गवर्नेंस के सिस्टम को बोला जाता है पॉलिटी। उस कंट्री की पॉलिटी को डिफाइन करते हैं सिस्टम, कि उस कंट्री में कैसी पॉलिटी है। अब उस पॉलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन होना एक प्रोसेस है, एक एक्शन है जो हमें ग्राउंड पे दिखता है, ठीक है। उसको बोलेंगे पॉलिटिक्स। जब बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स मत करो का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी मत करो, ठीक है, जो गवर्नेंस के सिस्टम से रिलेटेड है। नॉर्मली ये बोलता है, लेकिन जब बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो, तो वो नेगेटिव कोनोटेशन में बोलते हैं उसको, कि भाई आप गवर्नेंस के सिस्टम के साथ छेड़खानी मत करो। जब बोलते हैं ना पॉलिटिक्स मत करो ज्यादा, तो क्या कह रहे हैं कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है, उसकी जो प्रोसेस है,
उसके साथ छेड़खानी मत करो, एक नेगेटिव वे में छेड़खानी मत करो, ठीक है। देन बच गया सिविक्स। सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच है जो राइट एंड ड्यूटीज के बारे में बताती है कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी ड्यूटीज क्या हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो ब्रांच सिर्फ राइट और ड्यूटीज के बारे में बताए उसको सिविक्स बोला जाता है। ये आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, नागरिक विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो है सिविक्स। तो सिविक्स एक बहुत छोटा पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी भी आएगा, पॉलिटिक्स भी आएगा और सिविक्स भी आएगा, ठीक है। हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत सारी थ्योरीज होती है, बहुत सारे थिंकर हैं, उन्होंने अलग अलग चीजें बोली हैं। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये समझो, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस है, हम ये इतना सा ही पोर्शन पढ़ेंगे उसके अंदर, बस ये पॉलिटी है। तो हम इस पॉलिटी को पढ़ेंगे कि ये पॉलिटी क्या है, मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अलग अलग जगह पे क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो कैसे इवोल्व होके यहाँ तक आए हैं, और स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो एक रूल बेस्ड सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, वो कैसे बनी। मतलब रूल बेस्ड सोसाइटी का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल है जो सोसाइटी को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी में भी हम किसको पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को, और छोटा पोर्शन पढ़ेंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस, फिर पॉलिटी, और उसमें भी हम सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जो बहुत छोटा सा पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का, कि इंडिया में गवर्नेंस का सिस्टम क्या है, कैसे इवोल्व हुआ, कैसे वो आज की स्टेज पे पहुंचा, और उसमें क्या क्या चेंज की रिक्वायरमेंट है। और जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे, उस सिस्टम को के लिए क्या क्या एक्शन होते हैं ग्राउंड पे, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें। इंडिया में जुडिशरी का एक सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का एक सिस्टम है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो, वहां पे हम मेनली कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले, मतलब ये पढ़ेंगे कि वो सिस्टम बना कैसे, वहां तक, यहां तक जो सिस्टम पहुंचा है वो सिस्टम पहुंचा कैसे, पहले क्या सिस्टम था और अब वाला सिस्टम क्या है। तो पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। मतलब इंडिया में जो आज गवर्नेंस का सिस्टम है, जिसको मैंने बोला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ब्रॉडली, या इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ये कैसे आई, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कुछ मेन इवेंट्स के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1494, 1494। ये ईयर इंपैक्ट करेगा इंडिया में जो आज का गवर्नेंस सिस्टम है। इस टाइम पे 1494 का मतलब है लेट 15th सेंचुरी। ये लेट 15th सेंचुरी बोलते हैं। 15th सेंचुरी होती है 1401 से स्टार्ट होके 1499 तक 15th सेंचुरी है। तो मतलब लेट 15th सेंचुरी में यूरोप में दो मेजर पावर थी, स्पेन और पुर्तगाल। राइटिंग का थोड़ा देखना, क्योंकि पहले कुछ मेरी राइटिंग ऐसी है, कुछ टैब में दिक्कत हो रखी है, तो वो बनावट सही नहीं बना रहा है, ठीक है। जैसे आज यूरोप में मेजर पावर है जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके। तो पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था, ये मेजर पावर नहीं थी। मेजर पावर थी स्पेन और फ्रांस, ये दो बड़ी पावर होती थी किसी टाइम पे यूरोप में। इन दोनों ने डिसाइड किया 1949 में कि हम पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ईस्ट साइड और एक वेस्ट साइड। पूरा जो वर्ल्ड है
उस वर्ल्ड को हम दो में डिवाइड करेंगे, एक वेस्ट और एक ईस्ट। इसके लिए इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई जो 1494 में हुई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। स्पेलिंग लिख लो क्योंकि पेन चल नहीं रहा है सही से। TORDESILLAS, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस, TORDESILLAS, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। तो ये ट्रीटी 1494 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच में हुई थी। इस ट्रीटी में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका वेस्ट कोस्ट कुछ ऐसा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मतलब कुछ ऐसा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे यहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है केप वर्डे आइलैंड, CAPEVERDE, CAPEVERDE, केप वर्डे आइलैंड नाम के एक आइलैंड ग्रुप है जो आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है फिलहाल। तो ये केप वर्डे आइलैंड को बेंचमार्क मान के पूरे वर्ल्ड को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड किया गया और ये डिवीजन हुआ ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस के अकॉर्डिंग, और ये ट्रीटी हुई स्पेन और फ्रांस के बीच में। इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए पूरे वर्ल्ड में दो मेजर इवेंट हुए। एक 1497 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक पर्सन स्पेन से वेस्ट की तरफ गया इंडिया को ढूंढने के लिए। इंडिया को ढूंढने क्यों गया? क्योंकि उस वक्त मैप नहीं होता था तो ये नहीं पता था कि इंडिया है कहां पे इनको, ठीक है। तो इंडिया को ढूंढने के लिए एक पर्सन वेस्ट में गया। अब वो इंडिया का क्यों ढूंढ रहा था उस पर मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। और एक पर्सन 1498 वास्को डी गामा इंडिया को ढूंढते हुए ईस्ट में आया, ठीक है, जो बाद में पहला यूरोपियन बना जो सी रूट से इंडिया में आया। ध्यान देना, सी रूट से इंडिया में आने वाला पहला यूरोपियन था, इंडिया में आने वाला पहला यूरोपियन नहीं था। इंडिया में तो बहुत यूरोपियन आ चुके थे उससे पहले। सी रूट से इंडिया में आने वाला पहला यूरोपियन था। पहले, खासकर पहले चैप्टर में हम मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को मिक्स करके पढ़ेंगे क्योंकि इसी टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री हो रही थी और इसी टाइम पे इंडिया की पॉलिटी डेवलप कर रही थी, तो वो दोनों चीजें मिक्स होंगी, ठीक है। तो केप वर्डे आइलैंड से जो ट्रीटी हुई उसको फॉलो करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक पर्सन वेस्ट में गया। उसने वेस्ट इंडीज फाइंड आउट किया। वेस्ट इंडीज नाम की एक कंट्री है, ठीक है, आप लोगों को पता हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और फिर उसने अमेरिका को डिस्कवर किया कि अमेरिका नाम की कोई जगह है, ठीक है। और इधर वास्को डी गामा ने 1498 में वो इंडिया आया। इंडिया में एक जगह है, उस टाइम पे एक जगह थी कैलिकट, CALICUT, कैलिकट। कैलिकट नाम के एक प्लेस पे इंडिया में वास्को डी गामा आया। इस कैलिकट को आज हम कोझिकोडे के नाम से जानते हैं, CKOZIKODE। आज उसको कैलिकट नहीं बोलते, आज उसको कोझिकोड बोलते हैं और ये प्लेस केरला में है आज के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा इंडिया में कहां पे आया था, तो वो कैलिकट में आया जिसको आज हम कोझिकोड बोलते हैं। उस वक्त इंडिया में मोनार्की थी। इंडिया क्या 15th सेंचुरी में लगभग पूरे वर्ल्ड में मोनार्की थी। आप लोग पढ़ के आए होंगे लोअर क्लासेज में 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जाके कहीं इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आया था। उससे पहले वर्ल्ड में हर एक जगह पे मोनार्की थी। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग और क्वीन। तो इंडिया में भी मोनार्की थी। तो इंडिया में एक मोनार्क था किंग जमोरिन। ये जो किंग जमोरिन था, ही वेलकम्ड वास्को डी गामा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वेलकम्ड वास्को डी गामा इन इंडिया। तो किंग जमोरिन था जिसने वास्को डी गामा को वेलकम किया था
केरला में। ठीक है, तो इंडिया में पहला यूरोपियन पावर जो आया वो था थ्रू सी रूट, वो था पोर्तुगीज। और पोर्तुगीज की तरफ से कौन आया? वास्को डी गामा। ईयर वाज 1498। इसके बाद वास्को डी गामा वापस गया, 2 बार और आएगा इंडिया। टोटल वास्को डी गामा 3 बार इंडिया आया और फाइनली वो ही डाइड इन इंडिया, उसकी डेथ इंडिया में ही हो गई थी। ठीक है, 1498 में आया, आई थिंक 1501 एंड 1523 इन सालों में वो इंडिया आया था। ठीक है, तो वो 3 बार इंडिया में आया था। यूपीएससी ने पूछा ऐसा कि कितनी बार आया वो, तो ही केम थ्राइस इन इंडिया, 3 बार वो आया एंड ही डाइड इन इंडिया, वो इंडिया में ही उसकी डेथ हुई। देन तो इंडिया में आने वाली पहली यूरोपियन पावर थ्रू सी रूट वाज पोर्तुगीज। और पोर्तुगीज की तरफ से वास्को डी गामा आया। इसके बाद सेकंड यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई वो थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, DUTCH EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द सेकंड यूरोपियन पावर दैट केम्स टू इंडिया थ्रू सी रूट। वो सी रूट से इंडिया में आए और ये आए 1602 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, मैं ईयर वहीं बताऊंगा जहां पे एग्जामिनर ने पूछा होगा या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पोर्तुगीज 1498, डच 1602। अब डच की तरफ से भी कोई आया था तो उतना डिटेल में जाने के लिए हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो जिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा इंडिया पे, तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देन अच्छा ये डच है क्या? आज का नीदरलैंड, आज के नीदरलैंड को डच बोलते हैं। पहले इसका नाम डच था, फिर इसका नाम हुआ हॉलैंड और आज इसको बोलते हैं नीदरलैंड। ठीक है, नीदर मतलब बिलो, लैंड मतलब वाटर से नीचे है ये कंट्री, सी लेवल से नीचे है ये कंट्री, इसको नीदरलैंड बोलते हैं। कैपिटल इज एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की। देन उसके बाद जो थर्ड यूरोपियन पावर इंडिया में आई, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसने हमारी पॉलिटी को इंपैक्ट किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईयर वाज 1608। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में थी, 1600 में बनी थी और इंडिया में आई 1608 में। ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। वास्को डी गामा भी जब आया था तो उसको फंडिंग प्राइवेट मर्चेंट्स ने की थी। मर्चेंट मतलब जो ट्रेडर होते हैं उनको मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई दैट वाज डेन्स। डेनिस लिखा है मैंने, 1616। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो इंडिया में आई और वो आई 1616 में। डेन्स आज का डेनमार्क है, आज का डेनमार्क, यूरोप के में कंट्री है डेनमार्क। कैपिटल इज कोपनहेगन। फिफ्थ यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई दैट वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईयर वाज 1664, 1664। तो ये अलग अलग यूरोपियन पावर्स थी जो ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस के बाद इंडिया में आई, जिन्होंने इंडिया की पॉलिटी और गवर्नेंस को इंपैक्ट किया। ये आए क्यों थे इंडिया में? क्योंकि यूरोप में पहले इंडिया और यूरोप के बीच में एक डायरेक्ट लिंक था। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान पहले था नहीं तो इंडिया ही था। इंडिया से आप जाओ ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की के बाद आप सीधे इंटर कर जाते हो यूरोप के अंदर। या इंडिया से ईरान, ईरान से इराक,
इराक से तुर्की, और फिर आप इंटर कर जाते हो यूरोप में। तुर्की को बोला जाता है गेटवे ऑफ यूरोप। तुर्की और रसिया दो कंट्री ऐसी हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट में भी आती हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आती हैं, ठीक है। तो ये लैंड रूट चलता था। इस लैंड रूट से हिस्टोरिकली बहुत पुराने टाइम से ट्रेड हो रहा था यूरोप में और इंडिया के बीच में। ट्रेड में मेनली यूरोपियंस हमसे जो स्पाइसेस हैं वो लेके जाते थे, इंडिया से वो स्पाइसेस लेके जाते थे। इंडिया का अब ऐसा नहीं है कि स्पाइसेस को आप कहीं पे भी ग्रो कर लो, उसके लिए एक टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए जो इंडिया में सुटेबल है, और बेटर बोलोगे तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे होते हैं स्पाइसेस सबसे ज्यादा। केरला को बोला जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया। और जितनी भी एशियन कंट्री हैं, एशियन कंट्री मतलब म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब में स्पाइसेस होते हैं क्योंकि इन सब का टेम्परेचर स्पाइसेस ग्रो करने के लिए एप्रोप्रिएट है। और यूरोप में मीट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और मीट को बिना स्पाइसेस के कंज्यूम करना बहुत अजीब लगता है, तो उनको वो स्पाइसेस चाहिए थे मीट कंज्यूम करने के लिए। वहां से वो ट्रेड धीरे धीरे बड़ा होता गया, फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल पे वो ट्रेड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वो ट्रेड बहुत स्मूथली चल रहा था इंडिया से ईरान, ईरान से तुर्की और यूरोप। जब ऐसा चल रहा था तो तुर्की में एक प्लेस था, आज के टाइम पे इसको बोलते हैं इस्तांबुल। तुर्की का फाइनेंशियल हब है इस्तांबुल, जैसे इंडिया में मुंबई है ऐसे ही तुर्की में इस्तांबुल है। पुराने टाइम पे उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। CONSTANTINOPLE, PLE है लास्ट में। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल पुराने टाइम पे रोमन एम्पायर की कैपिटल होती थी। एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ रूल करता था। ये उसकी कैपिटल होती थी कॉन्स्टेंटिनोपल। किसकी? रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर का कब्जा था नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज पे और साउदर्न यूरोप की कंट्री पे। यूरोप का साउथ का हिस्सा और अफ्रीका का नॉर्थ का हिस्सा और कुछ हिस्सा वेस्ट एशिया का। इसको आप ऐसे समझ लो, ये यूरोप है ऊपर, ये नीचे अफ्रीका है और इधर ये वेस्ट एशिया है। ये वेस्ट एशिया, ये यूरोप और इधर ये अफ्रीका, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा मेडिटेरेनियन सी है, इसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो रोमन एम्पायर ऐसे फैला हुआ था, इस सारे रूट को रोमन एम्पायर कंट्रोल करता था। रोमन एक ब्रिटिश एक क्रिश्चियन एम्पायर था और रोमन एम्पायर के रूलर लीनियंट रूलर थे। तो जो भी ट्रेडर यहां से यूरोप में जाता था, इंडिया से यूरोप में जाता था, वो उससे एक सर्टेन परसेंट टैक्स ले लेते थे और उसको जाने देते थे। धीरे धीरे ये रोमन एम्पायर बदल के यहां पे ओटोमन टर्क का रूल आ गया। टर्क जो टर्की जो बनी है वो टर्क से ही बनी है। तो एक नए रूलर आ गए ओटोमन टर्क, और टर्क जो रूलर थे वो मुस्लिम रूलर थे, जिन्होंने यहां से जाने वाले ट्रेडर्स को जो इंडिया से यूरोप जाते थे उनको लूटना स्टार्ट कर दिया। उनसे टैक्स भी लेते और उनको लूटते भी। तो धीरे धीरे ये लैंड रूट बंद हो गया। जब ये लैंड रूट बंद हुआ तो यूरोपियंस को तो स्पाइसेस चाहिए, तो स्पाइसेस मिलने उनको बंद हो गए। तो तब फिर ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई जो मैंने आपको बताया। ट्रीटी हुई, वेस्ट ईस्ट में डिवाइड हुआ कि आप इधर जाओगे हम इधर जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि ये है कहां पे, ना मैप होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा बस अंदाजा लगाते थे कुछ, मतलब कार्टोलॉजी होती है मैपिंग की स्टडी। तो कार्टोलॉजी जस्ट इनिशियल स्टेज पे थी अपनी, बहुत कम डेवलप थी, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। तो एक गैस लेते थे कि कुछ को लगता था उधर है, कुछ को लगता था इधर है। तो फिर वो ट्रीटी हुई और ट्रीटी को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा इंडिया आया, ठीक है। वास्को डी गामा के बाद डच आए, क्योंकि वास्को डी गामा जब इंडिया से गया और वहां पे उसने स्पाइसेस बेचे
तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट की खबर पूरे यूरोप में फैल गई कि भी ऐसे ऐसे कोई पर्सन है, वो गया था और वहां से सामान लेके आया है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये माना जाता है कि उस टाइम जितना वो लेके गया था उसने 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। 60 टाइम्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है 60 टाइम। ठीक है, जितना वो पैसा लाया था, जितना वो सामान इकट्ठा करके लेके गया, उसके 60 गुना के प्राइस में उसने उसको यूरोप में बेचा था। तो जब ये पता लगा तो सभी आना चाह रहे थे। तो फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद डेन्स आई, फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, ये सब धीरे धीरे इंडिया में आए। इंडिया में आए तो फिर एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि इनमें आपस में फाइट हुई। आपस में फाइट हुई, वो फाइट की स्टोरी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मैं उसको स्किप करूंगा। तो फाइट हुई, तो जो फाइनली अल्टीमेटली जो विनर निकल के आया वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने बाकी सभी को हरा दिया, डच को हरा दिया, डेन्स को हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया, और पोर्तुगीज के साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया। मतलब ब्रिटिश प्रिंस और पुर्तगाल की जो प्रिंसेस है उनकी मैरिज हो गई। ठीक है, और मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। तो वो इसलिए उन्होंने पोर्तुगीज को रहने दिया इंडिया में, बाकी सभी को बाहर निकाल दिया। तो लास्ट में दो ही बचे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज। ठीक है, और जब मैरिज अलायंस हुआ तब पोर्तुगीज ने एज ए डाउरी गिफ्ट किया था ब्रिटिशर्स को बॉम्बे, जिसको आज मुंबई बोलते हैं। तो वो ब्रिटिशर्स को गिफ्ट किया गया था डाउरी में, पोर्तुगीज का कब्जा था उसके ऊपर। तो उन्होंने गिफ्ट किया था ब्रिटिश के किंग को, और ब्रिटिश किंग ने उसको बाद में रेंट पे दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इस पे आप रूल करो, ट्रेड करो और हमें रेंट देते रहना। ठीक है, सो ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उसने व्हेन दे कम एज ए ट्रेडर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो वो ट्रेडर आए थे, उनका कोई इरादा नहीं था इंडिया पे रूल करने का। दे कम एज ए ट्रेडर। और 1757 तक उन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1608 टू 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और 1757 तक इन्होंने इंडिया में ट्रेड किया। दे वर्क एज ए ट्रेडर इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में एज ए ट्रेडर काम किया, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल लेते, यूरोप में भेजते। ठीक है, ये काम करते थे वो। जब वो इंडिया में आए 1608 में, उस वक्त इंडिया में मुगल रूल चल रहा था और इस टाइम पे रूल था जहांगीर का। मुगल एम्परर जहांगीर रूल कर रहा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द रूलर व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया? तो जहांगीर रूलर था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का एक पर्सन आया था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट किया आके मुगल कोर्ट में। क्योंकि अगर इंडिया में ट्रेड करना था तो मुगल की परमिशन की रिक्वायरमेंट थी।
तो आप कहोगे क्या इससे पहले वाली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या पोर्तुगीज आए थे उन्होंने भी परमिशन ली थी? हाँ, उन्होंने भी परमिशन ली थी। इवन पोर्तुगीज तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे मुगल्स की। पुर्तगाल और मुगल्स तो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। रीजन बीइंग मुगल्स के पास आर्मी थी, इनके पास नेवल पावर नहीं थी। मुगल्स की नेवी स्ट्रोंग नहीं थी, आर्मी स्ट्रोंग थी सिर्फ, और पोर्तुगीज के पास नेवल पावर थी। तो पोर्तुगीज ने मुगल्स को बोला हम आपको हमारी नेवल पावर देंगे, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया है, जहां पे कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो वहां पे नेवल पावर चाहिए। तो पोर्तुगीज के पास नेवल पावर थी और मुगल्स के पास नेवल पावर नहीं थी, उनके पास आर्मी थी अपने अंदर। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको नेवल पावर देंगे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप हमें ट्रेड करने दो। ठीक है, हम ट्रेड करेंगे इंडिया में। तो पोर्तुगीज इंडिया में ट्रेड कर रहे थे आराम से, उनकी डील हो चुकी थी। देन ये इनकी डील मेनली हुई थी अकबर के टाइम पे। पोर्तुगीज की डील अकबर के टाइम पे हुई थी, क्योंकि अकबर एक ऐसा लीनिएंट रूलर था जो मतलब उसको बोलते हैं काइंड ऑफ सेकुलर पर्सन था। वो बहुत ज्यादा था मुस्लिम, ठीक है, लेकिन वो हर रिलीजन को सीखना चाहता था। तो वो क्रिश्चियनिज्म को भी सीखना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को सीखना चाहता था। इसलिए उसने कुछ पोप बुलाए थे पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल के कि कुछ पोप भेजो, मैं क्रिश्चियनिटी सीखना चाह रहा हूं। फिर वहां से उनका एक दूसरे के साथ जानने लगे और फिर धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप हो गया, पोर्तुगीज फ्रेंडली हो गए थे। ठीक है, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, और ये जो शिप लेके आया था उसका नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम के शिप से ये इंडिया में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शिप लेके आया था, तो हेक्टर नाम का शिप वो लेके आया। इसी को क्यों भेजा? क्योंकि जहांगीर की मदर टंग थी तुर्की, और मुगल कोर्ट की लैंग्वेज थी पर्शियन। मुगल कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी, लेकिन जहांगीर की मदर साइड से जो लैंग्वेज थी वो तुर्की थी, एंड ही नोज तुर्की वेरी वेल। विलियम हॉकिंस तुर्की बहुत अच्छा जानता था, तो उन्होंने कोई ऐसा पर्सन ढूंढा जो जाके डायरेक्टली किंग से बात कर पाए, उसको बीच में मीडिएटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि अदरवाइज मीडिएटर की रिक्वायरमेंट पड़ती। कोई भी ब्रिटेन से आएगा तो वो इंग्लिश बोलेगा, किंग इंग्लिश समझता नहीं है, तो मीडिएटर चाहिएगा बीच में। तो मीडिएटर को हटाने के लिए उन्होंने विलियम हॉकिंस को भेजा कि हमारे ट्रेडिंग राइट के चांसेस बढ़ जाए, कि क्या पता किंग इस बात से इंप्रेस हो जाए कि अच्छा अंग्रेजी पर्सन को भी तुर्की आती है और वो हमें ट्रेडिंग राइट दे दे। और हुआ भी ऐसा ही। जहांगीर इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसको तुर्की आती है, तो उसको ट्रेडिंग राइट दे दिया सूरत का। उन्होंने मांगा कि हमें सूरत में ट्रेड करने का राइट दे दो, हम हमारी पहली फैक्ट्री सूरत में खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सूरत इज इन गुजरात। तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है सूरत, गुजरात में। तो सूरत दे दो, उन्होंने दे दिया किलो। लेकिन जब ये बात पोर्तुगीज को पता लगी ना कि ब्रिटिशर्स को सूरत मिल गया, तो उन्होंने बोला कि मत दो। तो कुछ टाइम के लिए वो सूरत उनको नहीं दिया गया। फिर ईयर आया 1612, 1612। 1612 में एक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ सवाली। ये एक नेवल सुप्रीमेसी बैटल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बैटल फॉर नेवल सुप्रीमेसी, कि किसकी नेवी सुप्रीम है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो अभी मैंने बताया कि पोर्तुगीज फ्रेंड थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी। तो ब्रिटिशर्स बोले हम यही बात प्रूव कर देंगे कि इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बैटल ऑफ सवाली हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी ने पोर्तुगीज नेवी को हरा दिया। तो फिर वो जाके दोबारा कोर्ट में खड़े हो गए जहांगीर की कि अब तो हमें ट्रेड की परमिशन दे दो, जो काम आपके लिए पोर्तुगीज कर रहे थे अब वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेवल पावर उनसे स्ट्रॉन्ग है, हमने ये प्रूव कर दिया उनको हरा के।
ठीक है। तो 1613 के अराउंड सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन की। फैक्ट्री का मतलब होता था कि एक एरिया जिसके चारों तरफ वो बाउंड्री बना लेते थे। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वो वहां कुछ बनाते थे। फैक्ट्री का मतलब है कलेक्शन सेंटर, कि इंडिया में अलग अलग जगह से वो जो भी चीज लेके आएंगे यूरोप को में लेके जाने के लिए, वो सब कहीं इकट्ठा भी तो करनी पड़ेंगे ना। तो वो कलेक्शन सेंटर को फैक्ट्री बोला जाता था। बनाते नहीं थे उसमें कुछ, मतलब वो फैक्ट्री उसको बोलते थे कलेक्शन सेंटर को। कि साउथ में गए, वहां से मसाले ले आए, लाके वहां पे रख दिए, फिर उनका शिप आएगा, सब कुछ उसमें लोड कर देंगे। तो वो कलेक्शन सेंटर को बोला जाता था फैक्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। हालांकि लगाई सूरत में थी, लेकिन इससे पहले 1611 में एक जगह है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, यहां ब्रिटिशर्स अपनी पहली फैक्ट्री लगा चुके थे साउथ में। ठीक है। तो नॉर्मली जब पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री कहां लगी, तो आंसर सूरत ही होगा, क्योंकि उनको परमिशन पहले सूरत की मिली थी। वो तो कुछ रीजन की वजह से वो सूरत में फैक्ट्री ओपन नहीं कर पाए, तो तब तक उन्होंने साउथ में ओपन कर ली मसूलीपट्टनम में। तो आपको लगेगा कि ऐसे कैसे मसूलीपट्टनम की बनी 1611 में और सूरत वाली बनी 1613 में, और बोलते पहले ये है कि पहले राइट सूरत में मिले। तो मैंने बताया ना 1608 में ही मिल गया था सूरत का राइट। तो ठीक है, तो पोर्तुगीज ने उसको ओपन नहीं होने दिया वहां पे। ठीक है, 1612 तक जब उनके बीच में लड़ाई हुई, तो तब तक उन्होंने साउथ में एक फैक्ट्री ओपन कर ली, क्योंकि साउथ इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था मुगल्स का। वहां पे कुछ ऑटोनोमस रूलर थे जो रूल कर रहे थे। तो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम ही वो जगह है जहां पे डच ने पहली फैक्ट्री ओपन की थी। जो सेकंड नंबर वाले हमने पढ़े थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है। देन तो इस टाइम जब ये सब कुछ चल रहा था, तो इंडिया में मुगल्स रूल था। मुगल रूल स्टार्ट होता है बाबर के साथ। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर जो 1526 में इंडिया में आया था। यहां पे हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी तो होगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1626। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मुगल्स से पहले इंडिया में दिल्ली सल्तनत का रूल था। ये दिल्ली सल्तनत को आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हो, और दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसमें एक डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, एक खिलजी डायनेस्टी थी। ठीक है, देन एक लोधी डायनेस्टी थी। तो अलग अलग डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब होता है जहां पे राजा के बाद उसका बेटा फिर उसका बेटा रूल करेगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी। लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जब इंडिया में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था। दिल्ली सल्तनत इंडिया में पहली बार मुस्लिम रूल का स्टार्ट था, कि मुस्लिम्स ने आके इंडिया में रूल किया। वहां दिल्ली सल्तनत ने किया था वो चीज। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 11th सेंचुरी में। ठीक है, और ये चला लगभग मिड ऑफ द या अर्ली 16th सेंचुरी तक, 1526 तक। ठीक है, 1526 प्रिसाइजली 1206 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत, और 1526 में एंड हुआ। तो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग से और 16th सेंचुरी के अर्ली टाइम तक इंडिया में दिल्ली सल्तनत नाम का एक रूल था, जो आप मेडिवल हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। इस दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी थी लोधी, और उसका लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी जब इंडिया में रूल कर रहा था, तो इसके इसका जो अंकल था, क्योंकि मुस्लिम्स में ना
ये नहीं होता कि जो बड़ा बेटा है वही रूलर बनेगा, ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं होता। मुस्लिम में रूलर में ये होता था जो पावरफुल होगा वो रूल करेगा। तो इसके चाचा के साथ नहीं बनती थी, तो इसके चाचा ने बाबर को बुलाया था इंडिया में कि आप इंडिया आओ, ठीक है। और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये भी याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। और उसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया और इंडिया में मुगल रूल स्टार्ट हुआ। सेकंड इसका बेटा हुमायूं, देन उसका बेटा अकबर, देन उसका बेटा जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। इनको बोला जाता है अर्ली मुगल रूलर इन इंडिया। ये वो टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब आ रही थी, तो इंडिया में ये सब रूल कर रहे थे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में आप मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। मॉडर्न क्या मेडिवल में ही पढ़ते हैं, मॉडर्न तो स्टार्ट की बाद में होती है, ठीक है। इस पर्सन, ये इंडिया में सबसे पावरफुल मुगल रूलर में से एक था। पावरफुल मुगल रूलर या तो अकबर था या फिर जहांगीर था। जहांगीर बहुत ही क्रूअल रूलर था और जहांगीर के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मुगल्स के अंडर में था। तो जहांगीर ने क्या कर रखा था, अलग अलग गवर्नर बैठा रखे थे। अलग अलग गवर्नर बैठा रखे थे। अब पूरे इंडिया को कैसे रूल करता, जहांगीर तो दिल्ली में बैठता था, तो उसने बंगाल के लिए अलग गवर्नर बैठा रखा था, डेक्कन के लिए अलग गवर्नर बैठा रखा था, साउथ इंडिया के लिए अलग गवर्नर बना रखा था। अपने गवर्नर बना रखे थे, वो रूल करते थे जहांगीर के बिहाफ पे। रूल करने का मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे और जहांगीर को देते थे, ठीक है। जहांगीर के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और बहुत ही क्रूअल रूलर था, ठीक है। तो ये अलग अलग गवर्नरशिप का सिस्टम जो हम आज भी देखते हैं इंडिया में, ये एक्चुअल में तो मुगल्स ने स्टार्ट किया था कि अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर बैठाओ और वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, जो हम आज भी देखते हैं इंडिया में। तो ये सिस्टम मुगल्स ने कभी स्टार्ट किया था इंडिया में। बाद में इसको और ज्यादा रिफाइन किया ब्रिटिशर्स ने और फिर हमने उस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, ठीक है। हम यही चीजें पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीजें ली गई पुराने टाइम से उठा के, ठीक है। इसकी डेथ हुई 1707 1707 में इसकी डेथ हो गई जहांगीर की। जहांगीर की डेथ के बाद जो बाकी मुगल रूलर आए वो इतने स्ट्रोंग नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे, उनमें आपस में ही लड़ाई होती रहती थी पावर में आने के लिए। तो उनको लेटर मुगल्स बोला जाता है। 707 के बाद जो मुगल आए उनको लेटर मुगल बोला जाता है कि वो बाद के मुगल हैं, ठीक है। एंड लेटर मुगल्स वर द वीक रूलर, वो वीक रूलर थे, पावरफुल नहीं थे। उसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ गई। 1608 1757 यहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर काम कर रही थी। The year was 1757. The place was Bengal. बंगाल में उस वक्त गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। ये गवर्नर होता था और इस गवर्नर को बैठा रखा था औरंगजेब ने, तो ये गवर्नर होता था, ठीक है। इसकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद इसका बेटा इतना पावरफुल गवर्नर रूलर नहीं था, ठीक है। इसको बोलते थे नवाब। मतलब गवर्नर को बंगाल में नवाब बोला जाता था कि रूल किसका है, नवाब का है। एक्चुअल रूल मुगल का है, लेकिन मुगल के बिहाफ पे नवाब रूल कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी डेथ के बाद एक 18 साल का लड़का
सिराज उद दौला। ये नवाब बन गया बंगाल का। और जैसे ही ये नवाब बना सिराजुद्दौला, इसने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप जो भी करोगे ना बंगाल में, मेरी परमिशन से करना, मेरी परमिशन के बगैर मत करना। क्योंकि उस वक्त बंगाल से ब्रिटिशर्स अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और बदले में पे भी करते थे, टैक्स देते थे वो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। फोर्टिफिकेशन मतलब जब उनको लगा कि मुर्शीद कुली खान की डेथ हो गई है, उनको लगा कि बंगाल अब उतना स्टेबल नहीं रहा क्योंकि पावरफुल रूलर की डेथ हो गई है, तो खतरा बढ़ गया है, तो प्लंडरिंग हो सकती है। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को और की दीवारें और बड़ी बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो किसी ने सिराजुद्दौला को बोला कि आपकी परमिशन के बिना वो फैक्ट्री की दीवारें बड़ी कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपको पहले मेरी परमिशन चाहिए। उन्होंने परमिशन लेने से मना कर दिया। तो सिराजुद्दौला जहां पे वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, वहां पे अपने 10,000 सोल्जर्स को लेके गया, और जितने भी ब्रिटिशर्स वहां मिले उसको, लगभग 143 ब्रिटिशर्स थे वहां, उन सबको एक रूम में बंद करके आ गया। और वो सारी रात एक रूम में बंद रहे। उनमें से 23 बच पाए, बाकी सबकी डेथ हो गई। जब तक कोई और ब्रिटिशर्स वहां आया, उसने गेट खोला रूम का, तो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस इंसिडेंट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले काफी खफा हो गए कि ये तो नवाब की मनमानी हो गई, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का मेन पर्सन था, उसको भी गवर्नर बोलते थे। तो 2 गवर्नर थे, एक तो गवर्नर मुगल्स ने बैठा रखा था और एक गवर्नर ब्रिटिशर्स ने बैठा रखा था अपनी फैक्ट्री को संभालने के लिए, ठीक है। सुपरवाइजर को गवर्नर बोलते थे, वो ऐसे समझ लो। तो बंगाल के गवर्नर ने मद्रास के गवर्नर को संदेशा भेजा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मद्रास के गवर्नर ने एक सोल्जर सी टुकड़ी बंगाल भेजी कि भी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कुछ 300 सोल्जर्स थे जिनको रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक कमांडर लीड कर रहा था। ये 300 सोल्जर बंगाल में आए। बंगाल में आके ये फिर से फोर्टिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर से स्टोरी रिपीट हुई, फिर से सिराजुद्दौला अपने 10,000 सैनिकों को लेके आया। लेकिन अब की बार कमाल ये हुआ कि इन 300 लोगों ने उन 10,000 सैनिकों को हरा दिया, क्योंकि इनके पास एडवांस वेपन थे, उनके पास तलवारें थी। तो वो 10,000 लोग हरा दिए इन 300 लोगों ने। तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि हम लोग रूल कर सकते हैं, कि यहाँ के जो किंग हैं इनके पास कुछ नहीं है। जब हमारे 300 सैनिक इनको हरा सकते हैं, तो अगर हमने 5-6 हजार सैनिक मंगवा लिए तो हम तो रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला को मार भी दिया। इसको बोलते हैं, ये जो सेकंड टाइम उन्होंने लड़ा, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। इसको आप लोग हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई। और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया और मार दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। और बंगाल में रूल आ गया ब्रिटिशर्स का। अब बंगाल के नए रूलर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि मुगल रूलर वीक था, क्योंकि हम बात करें 1757, 1707 में औरंगजेब मर चुका था,
तो जो मुगल रूलर था इस टाइम पे शाह आलम, वो वीक रूलर था, ठीक है। नादिर शाह नाम का एक इन्वेडर आएगा, अगर आप लोगों ने एक बैटल पढ़ी हो, बैटल ऑफ करनाल सुनी होगी शायद। नादिर शाह नाम का एक इन्वेडर आएगा इंडिया में और मयूर थ्रोन को लेके जाएगा और साथ में कोहिनूर लेके जाएगा। ये स्टोरी पैरेलल में अलग से चल रही है क्योंकि हम तो एक ही एंगल कवर कर रहे हैं ना। तो दिल्ली वीक थी उस वक्त क्योंकि जो वेस्टर्न साइड है वहां से अटैक हो रहे थे और नादिर शाह ने अटैक कर दिया था। ये बात है 1739 की, 1739 बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह ने जो मुगल एम्परर था उसको बीट कर दिया था, डिफीट कर दिया था। तो एक तरह से मुगल एम्परर अपनी पावर खो चुका था। तो सिराजुद्दौला ने अपने आप को वहां का गवर्नर ना बोल के यही घोषित कर दिया था कि मैं यहां का रूलर हूं। और अब जब रूलर को हरा दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रूलर बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रूलर बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया, इस सिराजुद्दौला का मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर मीर जाफर। इसने सिराजुद्दौला को हराने में मेन रोल प्ले किया था। तो ब्रिटिशर्स ने इस मीर जाफर को नया नवाब बना दिया बंगाल का। कि आप नए नवाब हो बंगाल के। और उन्होंने बंगाल में जैसे उनका नवाब बना तो पहला काम उन्होंने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। अब वो बंगाल से जितना भी सामान लेके जाते उसके लिए टैक्स नहीं देते थे, तो अब उनका टैक्स बचने लग गया। उल्टा वो टैक्स लेने लग गए, नवाब से पैसे लेने लग गए कि आप टैक्स कलेक्ट करो और हमें पैसे दो। ये क्योंकि ये तो पपट नवाब था, एक्चुअल पावर तो ब्रिटिशर्स के पास थी। कुछ टाइम के बाद ये बोला कि अब मैं और पैसे नहीं दे सकता, आप लोगों ने बहुत पैसे लूट लिए हैं, ऐसे में कितने पैसे दूंगा आप लोगों को। तो इन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप साइड हो। और इसका सन इन लॉ था मीर कासिम, इसको नया नवाब बना दिया बंगाल का। सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, कि भाई आप नवाब हो आप, और जो ये पैसे देने हैं अब आपको देने हैं, इसको साइड में करो मीर जाफर को। तो इससे भी पैसे लेते रहे काफी टाइम तक मीर कासिम से। ये मीर कासिम एक टाइम पे इसको भी लगा कि मैं कितने पैसे दूंगा ब्रिटिशर्स को। तो इसने कांटेक्ट किया दो लोगों से, नवाब ऑफ अवध, अवध आज का बिहार वाला जो हिस्सा है उसको अवध बोला जाता था पहले। नवाब ऑफ अवध से इसने कांटेक्ट किया क्योंकि इसके साइड वाला जो नवाब था वो नवाब ऑफ अवध था, ठीक है। और मुगल रूलर, और इन दोनों को समझाया कि देखो आज तो ब्रिटिशर्स बंगाल में ही लूटपाट कर रहे हैं, कल को अगर ये और आगे बढ़ेंगे तो पहले अवध लेंगे, अवध के बाद फिर ये धीरे धीरे दिल्ली पहुंचेंगे, तो इनको यहीं रोक दिया जाए। तो इन तीनों में एक एग्रीमेंट बना कि भाई नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल रूलर, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल रूलर, इन तीनों की आर्मी एक साथ वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी एक तरफ। और एक और बैटल हुई, ईयर वाज 1764, बैटल ऑफ बक्सर हुई। बक्सर इज इन बिहार। ये भी पूछा गया है कि एग्जाम में कि ये बक्सर कहां है, प्लासी बंगाल में है, बक्सर बिहार में है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारी पावर एक तरफ। इन लोगों के पास कई हजार सैनिक थे, ब्रिटिशर्स के पास गिने चुने कुछ हजारों में सैनिक थे, और उन सैनिकों ने करीबन लाख के करीब सैनिक थे इन तीनों के पास मिला के, उनको हरा दिया। अगेन इनके पास सुपीरियर वेपन थे, बेटर टेक्नोलॉजी थी, तो इन्होंने इनको हरा दिया। ये तीनों हार गए।
नवाब ऑफ बंगाल हारता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नवाब ऑफ अवध हारता तो अवध पे कब्जा हो जाता, लेकिन उन्होंने तो मुगल एम्परर को हरा दिया, मुगल रूलर को हरा दिया। मुगल रूलर उस वक्त पूरी इंडिया का रूलर था। वीक रूलर थे, लेकिन कहने को रूल इंडिया पे मुगल्स का ही था, और मुगल रूल इंडिया पे खत्म होगा 1757 में, सॉरी 1857 में। 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद 1857 तक इंडिया पे मुगल्स का ही रूल होगा, लेकिन उनको हम लेटर मुगल बोलते हैं, वो लेटर मुगल वीक रूलर थे। तो मुगल रूलर को हरा दिया, हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने मुगल रूलर के साथ एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज ए ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल रूलर। इनके बीच में ट्रीटी थी, और मुगल रूलर को बोला हमें 3 जगह चाहिए, बंगाल, ओडिशा और बिहार। ये 3 जगह दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मतलब एक तरह की ट्रूस कर ली, ट्रूस का मतलब संधि कर ली कि आप हारे हो तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने बंगाल, ओडिशा और बिहार, इन 3 जगह के रिवेन्यू राइट ले लिए, या उस वक्त उनको बोलते थे दीवानी राइट। मतलब इन 3 जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्शन करेगी। मुगल रूलर का कोई राइट नहीं है इन 3 जगह पे टैक्स कलेक्शन का। तो जब कोई टैक्स कलेक्ट करने लग जाए तो वो अल्टीमेटली रूलर बन जाता है। जैसे इंडिया में रूल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा राइट टैक्स कलेक्शन का राइट है, कि वो कोई भी टैक्स लगा सकती है, कितना भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो बंगाल, ओडिशा और बिहार, इन 3 जगह के दीवानी राइट मिल गए इनको, ठीक है। दीवानी राइट मिले तो यहां से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको बोला जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी? बंगाल, ओडिशा और बिहार में दीवानी राइट, ये भी पूछा गया है दीवानी राइट का मतलब क्या है। दीवानी राइट मतलब राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन। दीवानी राइट्स तो मिल गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो रिमेनिंग राइट्स थे वो थे इन तीनों जगह पे नवाब के पास, जो यहां के नवाब थे। मतलब इंटरनल मैटर, रिमेनिंग राइट्स को बोल लो इंटरनल मैटर। कोई भी इंटरनल मैटर होता है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मतलब मान लो बिहार में, सॉरी बंगाल में वहां पे रिवोल्ट कर दिया लोगों ने, तो उस रिवोल्ट को सुलटेगा नवाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई सरदर्दी नहीं है। लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करने का नंबर आएगा तो नवाब का कोई काम नहीं है, टैक्स कलेक्ट करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको बोला जाता है डबल गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई और था और बाकी इश्यू सोल्व करने के लिए कोई और था, ठीक है। तो इसको डबल गवर्नमेंट बोला जाता है। यह सिस्टम स्टार्ट हुआ 1765 में और एंड हुआ 1772 में। 1765 से 1772 तक इन 3 जगह पे ड्यूअल गवर्नमेंट थी। ड्यूअल गवर्नमेंट मींस राइट ऑफ दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, और रिमेनिंग राइट्स जो थे वो किसके पास थे? नवाब के पास थे। इस सिस्टम को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने सिराजुद्दौला को हराया था। बाद में इसको गवर्नर बना दिया गया था नवाब बंगाल का। ब्रिटिश एक गवर्नर ब्रिटिशर्स भी बनाते थे ना, तो इसको गवर्नर बना दिया गया था बंगाल का, ठीक है। तो यहां तक स्टोरी ये है। अब इसके पैरेलल में एक स्टोरी और समझो। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में, ये एक प्राइवेट कंपनी थी।
इसको इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ था ट्रेड का। इस एक्सक्लूसिव राइट को बोलते थे चार्टर, और ये चार्टर इनको क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था कि जाओ आप लोग ईस्ट इंडिया में जाके ट्रेड करो, कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी ब्रिटेन की तरफ से वहां पे ट्रेड करने के लिए। तो उस ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव राइट को चार्टर बोला जाता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चार्टर था इंडिया में ट्रेड करने का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर बोल लो आप, ओनर या प्रोप्राइटर एक ही चीज है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप पे थे उसके ओनर, ओनर के नीचे होते थे COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे आज कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी का एक ओनर होगा या उसमें मल्टीपल ओनर होंगे, फिर उस कंपनी में डायरेक्टर होते हैं अलग अलग लेवल पे। तो ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे डायरेक्टर। ये डायरेक्टर के नीचे थे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इन 3 जगह पे गवर्नर बैठा रखे थे उन्होंने। एक गवर्नर था बॉम्बे में, बॉम्बे मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मद्रास मतलब साउथ इंडिया, और बंगाल मतलब ईस्ट इंडिया। तो इंडिया में 3 जगह पे उन्होंने अपने गवर्नर बैठा रखे थे, और उन गवर्नर्स की हेल्प से पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। ये तीनों गवर्नर इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, लेकिन इनको टेरिटरी दे रखी थी कि इतनी टेरिटरी में आपको ट्रेड करना है, इतनी में आपको और इतने में आपको। ठीक है। ट्रेडिंग के राइट स्टार्टिंग में इन्होंने मुगल एम्पायर से लिए थे, उसके बदले में टैक्स देते थे। क्लियर? सो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर था। तो नवाब, गवर्नर ऑफ बंगाल जो नया बनाया गया, ये बंगाल है, बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और रॉबर्ट क्लाइव ने ये ड्यूअल सिस्टम चलाया जो हमने ऊपर देखा कि जो ये ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया कि ड्यूअल गवर्नमेंट चलेगी बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, ये रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई। कब चलाई? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ये ड्यूअल सिस्टम चला। कब तक चला? 1772। रॉबर्ट क्लाइव को हटा के वार्न हास्टिंग नाम के एक पर्सन को नया गवर्नर बनाया गया बंगाल का। इसने आके इस डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को, सॉरी ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को बंद कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट? रॉबर्ट क्लाइव। कौन से साल में? 1765। हु एंडेड ड्यूअल गवर्नमेंट? वार्न हास्टिंग। कहां पे? हाँ तो ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? 1765 लिखा है, यही बोला है। 67 बोल दिया तो गलत बोल दिया। 1765 में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 1772 में। ये टाइम तक बंगाल में डबल गवर्नमेंट रही, ड्यूअल गवर्नमेंट रही, सॉरी ड्यूअल गवर्नमेंट रही बंगाल में 1765 से 1772। 1772 में नया गवर्नर आया वार्न हास्टिंग, उसने आके इस सिस्टम को बंद किया। डन। इसी टाइम के बीच में 1765 टू 1772 बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, और फेमाइन आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एप्लीकेशन लगाई
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एप्लीकेशन लगाई लोन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हमें 1 मिलियन पाउंड का लोन दे दो। किसको लोन चाहिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हमें 1 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए, हमें लोन दे दो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बहुत क्लियरली दिख रहा था कि ये तो टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स देना नहीं पड़ रहा है इनको इंडिया में, और ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये इनके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? क्योंकि जो ये एप्लीकेशन लगी थी, इस एप्लीकेशन में ये बोला गया था कि अगर ये लोन नहीं मिला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, बैंकरप्ट हो गए तो जो सामान वो लेके आ रहे थे इंग्लैंड में, वो कैसे आएगा? और जो वो टैक्स दे रहे थे ब्रिटेन में सामान लाने पे, एक टैक्स वो ब्रिटेन में भी देते थे क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, तो वो टैक्स का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने लोन की एप्लीकेशन लगाई। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कि भाई अब तो ये कह रहे हैं कि हमें लोन चाहिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये चीज स्टार्ट हो गई। एकदम से स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जब ये पूरी स्टोरी चल रही थी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये सारी चीजें सुनने को तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिल रही थी कि इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम इंडिया में दबाएं। इट्स लाइक ऐसे समझो जैसे आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, जैसे नॉर्मली आज के टाइम पे बोला जाता है कि अडानी की गवर्नमेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो चल रही है वो अडानी के पैसे से चल रही है, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अडानी अगर एक बार ऐसा हो जाए कि वीक पड़ जाए, तो गवर्नमेंट उस पर शिकंजा कस लेगी कि अब आओ भाई, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। तो ऐसा ही सिस्टम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे, जो इंग्लैंड में रहते थे, उनके पास बहुत पैसा आया और वो इतने पावरफुल बन गए थे कि वहां के इलेक्शंस को इंटरफेयर करने लग गए थे। तो वहां के कई सारे एमपी ये मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम इनको दबाएं, और वो मौका उन्होंने खुद ही दे दिया एप्लीकेशन लगा के लोन की। दोबारा समझाऊं क्या बोला मैंने? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी से सोच रही थी कैसे इसको दबाएं, और खुद मौका दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोल के कि हमें लोन चाहिए। तो यहां से रेगुलेशन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, और उस रेगुलेशन से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला लॉ बनाया, फर्स्ट लॉ टू रेगुलेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की स्टोरी स्टार्ट होगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें जो एक एक प्रोविजन डाला गया वो कहां से आया, तो वो इन एक्टों से आएगा। ये एक्ट आया पहला, इसके बाद बहुत सारे एक्ट आएंगे, करीबन 10-12 एक्ट हम पढ़ेंगे। वो सारे एक्ट बनाएगा कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्यों बनाएगी? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसको इंडिया में रेगुलेट कर रहा है कि कैसे वो इंडिया में रूल करेगी, ताकि स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो हम लोगों को अभी आपकी पॉलिटी का पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा। इससे पहले तो मैंने वो बिल्डअप बताया कि बैकअप स्टोरी की कहां था, बुक में यहां से स्टार्ट होगा, जो आप लोगों के पास बुक है।
कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया कैसे, मैंने उसकी आने की स्टोरी बताई है पीछे की, कि वो ऐसे आया। ठीक है, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उसकी स्टोरी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब ये बात कर रहे हैं कि जब कंपनी ट्रेडर से रूलर बन गई। कंपनी ट्रेडर से रूलर कब बनी? 1765 में ही बन गई थी वैसे ही, लेकिन 1773 से वो चीज स्टार्ट हो गई थी। नमन इधर आ जाओ, इधर इस कोने पे। ठीक है, कंपनी रूल का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा इंडिया में 1773, प्रिसाइजली लिखोगे तो 1765 से लेके और 1858 तक, यहां तक इंडिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया इंडिया में, और डायरेक्टली रूल आ गया क्राउन का, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका डायरेक्टली रूल आ गया। क्राउन रूल इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है अभी भी, वहां पे किंग होता है और उसके अंडर में उसके साथ पार्लियामेंट भी होती है, उसके अंडर में तो नहीं होती, वो भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट की जगह पे उनके वहां पे क्राउन है अभी भी। क्राउन का मतलब है कि जो उस क्राउन को पहनेगा, वो किंग होगा, क्वीन होगी, प्रिंस होगा, जो भी होगा उसका रूल चलता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आया क्राउन रूल। तो कुल मिला के हम ये वाले सारे एक्ट पढ़ेंगे। इन एक्ट्स में क्या क्या प्रोविजन आए, उन प्रोविजंस का आज के इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये वो एक्ट था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार इंडिया में रेगुलेट किया गया। देन उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स नाम इसका इसलिए क्योंकि विलियम पिट्स उस वक्त ब्रिटेन के पीएम होते थे जब ये एक्ट आया, तो उन्होंने अपने नाम से एक्ट बना दिया। फिर आया चार्टर एक्ट। 4 चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम। थोड़ी देर पहले मैंने चार्टर बताया था आपको, क्या था? जो एक्सक्लूसिव राइट दिए गए थे, तो इन चार्टर एक्ट से वो राइट धीरे धीरे वापस लेना स्टार्ट कर देंगे, और यहां पे आते आते लगभग वो राइट खत्म कर देंगे। दिए थे तब चार्टर एक्ट आए, जब वापस उन राइट्स को लेंगे धीरे धीरे तो फिर से चार्टर एक्ट आएंगे। जितने भी राइट दिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, धीरे धीरे उनको खत्म करते जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगा इंडिया को, यहां पे आके सीधा। ठीक है, तो ये आएंगे चार्टर एक्ट जो हम पढ़ेंगे। इन चार्टर एक्ट से कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे मेन। ठीक है, टाइम लगेगा, मतलब ये इतने बड़े बने हैं कि मतलब 1-2 घंटे के लेक्चर में हम मैक्सिमम 2 ही कवर कर पाएंगे। इनके अंदर इतनी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो एक्ट था जो आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें स्पोई म्यूटिनी थी। नहीं, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा स्पोई म्यूटिनी, लेकिन झांसी की रानी तो सुनी होगी ना, जो झांसी की रानी लड़ी थी, तो वो 1857 के वॉर में थी। तो वो वॉर होगा, उसके बाद एक एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहां तक कंपनी का रूल, कंपनी रूल खत्म, ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट। फिर ब्रिटिशर्स कहेंगे क्या, ब्रिटिशर्स ये समझ जाएंगे कि हम लोग अकेले इंडिया पे रूल नहीं कर सकते, हमें इंडियंस को साथ में लेना पड़ेगा अगर रूल करना है तो स्टार्ट होंगे काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट वो सारे एक्ट हैं जहां पे ब्रिटिशर्स इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे गवर्नेंस में, मतलब इंडियंस को गवर्नेंस सिस्टम में लेंगे। वो इससे पहले इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में नहीं होते थे, तो उनको हम पढ़ेंगे काउंसिल एक्ट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिससे हमारा लगभग मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन
यहां से लिया गया है। हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली इस एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, बनाया भी ब्रिटेन में था, लेकिन उसके मोस्टली प्रोविजन अभी हमने इंडिया में इंप्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है, और लास्ट में पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। पढ़ेंगे का मतलब ये नहीं है कि अभी छुट्टी हो गई है, मतलब एक तो आज भी पढ़ेंगे, अभी टाइम है। ठीक है, तो ये सारे एक्ट पढ़ेंगे, मैंने नॉर्मली मोटा मोटा बताया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहले रेगुलेट करेगा, फिर कुछ चेंज होगा, इस एक्ट में कुछ कमी रह जाएगी, उसको इस एक्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर उनसे पावर लेना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे कि वापस दे दो भाई पावर जो दी थी आप लोगों को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, फिर इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और फिर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और पढ़ेंगे। तो पहला एक्ट है चार्टर एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पानी पीना है? 2 घंटे की क्लास भी नहीं बैठ सकते आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बैठ के सुन रहे हो और मैं कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूं। इतना जल्दी कहां पर है भाई, कहां से यूपीएससी क्लियर होगा? ख्वाबों में ही होगा फिर तो। जरूरत है क्या? बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन। क्या किया गया इसमें? अच्छा, ये एक्ट इतने बड़े बड़े हैं, किताबें हैं पूरी इन एक्ट्स की, हम तो उनके एक एक 2-2 पन्ना पढ़ेंगे कि क्या आया था उनमें। बहुत डिटेल्ड एक्ट है, जो अगर आगे चल के कभी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, तो आप बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे इनको। अभी तो हम जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से इंडेक्स पढ़ेंगे बुक का, अंदर क्या है वो तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप लोग। देखो, मैंने आप लोगों को बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ओनर थे प्रोप्राइटर, फिर उसके नीचे डायरेक्टर थे, और डायरेक्टर के नीचे 3 कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये 3 थे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या किया गया? इन दोनों को उठा के इसके नीचे लगा दिया गया कि भाई अब आप लोगों के पास पावर नहीं है, बॉम्बे और मद्रास वाले के पास। आप लोग जो पहले तीनों डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे, तो अब आप दोनों डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करोगे, अब आप दोनों गवर्नर ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करोगे। तो इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आप लोग यहां से हटो और इसके नीचे आओ। तो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, गवर्नर जी लिखा है मैंने क्योंकि राइटिंग पैड में कुछ दिक्कत है, कई बार सही चल पड़ता है, कई बार नहीं चल रहा है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर के नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे लगा दिए गए गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। बोले कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, इससे बात करो, इसको कोई दिक्कत होगी तो हमसे बात करेगा। इसको बोलते हैं कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, कि इंडिया में एक सेंटर बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले 3 सेंटर थे, एक बॉम्बे, एक बंगाल और एक मद्रास। तो बोले इन 3 सेंटर की जगह एक ही सेंटर बनाओ, तो वो एक सेंटर बनाया गया बंगाल को। बंगाल को इसलिए बनाया गया कि बंगाल से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था और बंगाल बड़ा एरिया था उस वक्त। आज का उस टाइम का बंगाल का मतलब है आज का वेस्ट बंगाल, कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी, कुछ हिस्सा बिहार का भी, आसाम, पूरा का पूरा बांग्लादेश, और कुछ कुछ हिस्से जो आज के मणिपुर, नागालैंड और ये है इनका, ये था यूनाइटेड बंगाल। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस होता था इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए बंगाल को ज्यादा पावरफुल किया गया। तो ये हुआ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रलाइजेशन करना था, तो ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम मतलब इस पोस्ट का नाम बदला गया। गवर्नर ऑफ बंगाल से इस पोस्ट का नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, पोस्ट का नाम क्यों बदला? क्योंकि उसको ज्यादा पावर देनी थी, इसलिए अब उसकी पोस्ट का नाम बदला गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया।
ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हास्टिंग, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि 1772 में उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट हटाया और 1773 में एक्ट आ गया। तो लिख लो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज ऑल्सो वॉरेन हास्टिंग। बंगाल के लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोनों वॉरेन हास्टिंग थे। एक ही पर्सन था जो दोनों पोस्ट पे था, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रीडिजाइन्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस, ठीक है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ अदर प्रेसिडेंसी, सब ऑर्डिनेशन, इसको सब ऑर्डिनेशन बोलते हैं कि जो बाकी प्रेसिडेंसी थी इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब 3 स्टेट थे, 3 जगह थी जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में को कंट्रोल करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को 3 जगह से कंट्रोल करती थी, वेस्ट में बॉम्बे, ईस्ट में बंगाल और साउथ में मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी उन्होंने। तो उनमें से एक प्रेसिडेंसी के नीचे पे 2 प्रेसिडेंसी कर दी। सो द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट होता है नीचे आना, टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दे वर नो लॉन्गर अलाउड टू डिक्लेयर वॉर और नेगोशिएट ट्रीटीज विद द इंडियन प्रिंसेस। अब आप कहोगे ये बात कहां से लिख दी, क्योंकि इसके पैरेलल में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है जो हम नहीं पढ़ रहे। क्योंकि इसके पैरेलल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटिश कैसे पावर में आएंगी, तो उनको कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर थे और कुछ बड़े रूलर भी थे, जैसे मराठा, मैसूर किंगडम में हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिख किंगडम में महाराजा रंजीत सिंह। तो ये अलग अलग रूलर थे इंडिया में जो रूल कर रहे थे। तो वो चीजें हम पढ़ नहीं रहे हैं पैरेलल में, हम सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो साइड में मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है। तो ये सब जब इन्होंने पावरफुल बनने की कोशिश की, इन्होंने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इन लोगों ने उसका रिवोल्ट भी किया, और रिवोल्ट किया तो लड़ाई भी हुई। तो उसके रिगार्डिंग में बोल रहा है ये कि इन दोनों को अब ये पावर नहीं थी कि वो वॉर डिक्लेयर कर पाए या ट्रीटी कर पाए। ये सारी पावर अब किसके पास थी? गवर्नर ऑफ बंगाल के पास। क्लियर? ये दोनों प्रोविजन है किसके? रेगुलेटिंग एक्ट के, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रोविजन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, इसको बोला गया भाई देखो पूरी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी है। अब इतनी बड़ी इंडिया का डिसीजन आप अकेले लोगे ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको कुछ एक टीम चाहिए जो आपके साथ मिलकर डिसीजन ले पाए। तो इसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। इधर साइड में लिखा हुआ है साफ साफ, मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिख रहा था। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, असिस्ट का मतलब उसको हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर की। याद रखने कितने मेंबर थे, ठीक है? वाज एस्टैब्लिश्ड। नॉर्मली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेक ए प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? तो अब ये 5 लोग मिलकर इंडिया को चला रहे थे, ठीक है? ये लोग मेजोरिटी से डिसीजन लेते थे, मतलब 5 में से 3 एक साइड होंगे, 2 एक साइड होंगे, तो वही डिसीजन मान लिया जाएगा। मतलब पावर गवर्नर जनरल के पास भी नहीं थी, पावर इन 5 लोगों में थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हमारी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? और ये गवर्नर जनरल है हमारे आज का प्रेसिडेंट। तो वो सिस्टम हमने यहीं से लिया है। दोबारा बता रहा हूं, ये जो गवर्नर जनरल है ये है हमारा आज का प्रेसिडेंट, जो आज हमारा प्रेसिडेंट है, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हमारी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये प्रोविजन पहली बार
इस एक्ट से इंडिया में आया था, जिसको बाद में हमने कॉपी किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा कुछ सिस्टम हम बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो ज्यादा हो गया नहीं? ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग मैंने बता दिया, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए एक पर्सन नहीं आया, 4 रह गए, कोई डिसीजन लेना था, एक को बुखार हो गया, 4 आ गए, अब 2 एक साइड 2 एक साइड, उस केस में क्या हुआ? तो उस केस में कास्टिंग वोट दिया गया गवर्नर जनरल को कि भाई अगर टाई अप हो जाए ना, कोई एक नहीं आ पाए और 4 लोगों को डिसीजन लेना पड़े, 2 एक साइड हो जाए 2 एक साइड, तो उस केस में गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया। कास्टिंग वोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वोट, डिसीजन मेकिंग वोट होता है कास्टिंग वोट। हाँ नहीं, सारे मिलके वो करेंगे ना। तो 5 थे, एक नहीं आया तो 4 रह गए ना। गवर्नर जनरल भी तो डिसीजन लेता था ना, डिसीजन लेने में उसका भी रोल था, वो भी वोट देता था, ऐसा नहीं कि वो वोट नहीं देता था। 5 थे तभी तो मेजोरिटी हो पाएगी ना 3-2 की। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया। ये कास्टिंग वोट आप लोग याद रखना, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ये कास्टिंग वोट हमारे लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने यहीं से लिया कि हमारे लोकसभा का जो स्पीकर है, अगर लोकसभा में किसी बिल पे कोई डिस्कशन हो रहा है और डिस्कशन करते वक्त वोटिंग हो और आधे एक साइड हो जाए आधे एक साइड, तो डिसाइड कैसे होगा कि बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पीकर को कास्टिंग वोट दिया गया है, लेकिन वो अपना कास्टिंग वोट तभी यूज कर सकता है जब टाई अप हो, वैसे यूज नहीं कर सकता। तो सेम चीज यहां पे थी कि वो कास्टिंग वोट को तभी यूज कर सकता था जब टाई अप हो जाएगा। टाई अप का मतलब है कि 2 एक साइड हो गए 2 एक साइड हो गए। ठीक है, देन जुडिशियल रिफॉर्म, ये रेगुलेटिंग एक्ट ही पढ़ रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में पहला हमने पढ़ा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, दूसरा हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और तीसरा पढ़ेंगे जुडिशियल रिफॉर्म किए गए। आपने जैसे बताया कि वो कास्टिंग वोट दे सकता है, अगर कास्टिंग वोट नहीं होते, मतलब रेगुलर वोटिंग होती, तो भी वो अपना वोट देता था। हाँ, तो वो वोट देता था। 5 लोग थे, एक नहीं आया तो 4 हो गए, 2 एक साइड 2 एक साइड। तो कास्टिंग वोट उसको एक एक्स्ट्रा वोट होता था कि वो एक्स्ट्रा वोट दे सकता है। ऐसा एग्जैक्ट सिस्टम इंडिया में हम पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जहां गवर्नर के पास ऐसी कास्टिंग पावर होती है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में भी वोट देता है और कास्टिंग वोट भी होता है उसके पास। लोकसभा का स्पीकर नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करता, गवर्नर करता था, गवर्नर जनरल के पास वो राइट था। लेकिन लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर है, जब नॉर्मल वोटिंग हो रही है ना तब वोट नहीं करता, वो जब टाई अप हो जाए ना तब करता है। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म में क्या हुआ? इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इससे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, वारन हास्टिंग वो पर्सन था जिसने इंडिया में पहली बार कोर्ट का सिस्टम स्टार्ट किया। इस एक्ट की नहीं, इससे अलग स्टोरी बता रहा हूं। वारन हास्टिंग वो पर्सन था, क्योंकि मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री भी पैरेलल में ही चल रही है। अच्छा, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा हूं मैं ये क्या बोल रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री पैरेलल में चल रही है, मतलब इस टाइम पे बहुत सारे इवेंट हो रहे थे। उन इवेंट्स में से कुछ इवेंट को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, कुछ इवेंट को पॉलिटी में पढ़ा जाता है। तो हम वो पॉलिटी वाले इवेंट पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल में मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट छोड़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जो वारन हास्टिंग है उसने इंडिया में पहली बार कोर्ट बनाई। ठीक है, एक दीवानी कोर्ट, एक निजामत कोर्ट। दीवानी कोर्ट वो होते थे जहां पे सिविल मैटर जाते थे। सिविल मैटर मतलब किसी का प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई मैरिज से रिलेटेड कोई झगड़ा हो गया, तो ये सिविल राइट। निजामत कोर्ट, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो निजामत कोर्ट होती थी। तो दीवानी और निजामत, ये 2 तरह के कोर्ट सिस्टम इंडिया में वारन हास्टिंग ने बनाए थे। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या बनाया गया, उन्हीं को और आगे बढ़ाया गया और एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कि इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना। और ये सुप्रीम कोर्ट हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो कोई और ही है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कब? 1774 में।
इंडिया में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 जज होते थे। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया 1774 में। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज होते थे। चीफ जस्टिस का नाम याद रखना है, सर एलिस एम्पे। पूछा गया एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1774। एक्ट आया 1773 का, सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, क्योंकि प्रोविजन आया बनने में भी तो टाइम लगेगा। कलकत्ता में बनाया गया, एक चीफ जस्टिस और 3 जज बनाए गए। जैसे आज प्रेजेंट अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 38 है, एक चीफ जस्टिस और 37 जजेस। ठीक है, तो उस टाइम पे जब पहली बार ये सिस्टम बनाया गया तो इसी को तो हमने कॉपी किया, ये सेम सिस्टम को हमने कॉपी किया बाद में। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज बनाए गए। कहां बना सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में। ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल, कि कौन से एरिया में को कंट्रोल करेगा वो। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है एनी टेरिटरी ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी टेरिटरी है, वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है। ठीक है, और ये ज्यूरिसडिक्शन को घटाना और बढ़ाना पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट ज्यूरिसडिक्शन को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, ये मैं आज के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। उस टाइम पे ये पावर थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, आज ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। तो ये सिस्टम तो हमने वहीं से लिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जब ये सारे एक्ट पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे जितने भी प्रोविजन है हमारे, आपको सारे समझ में आएंगे कि हमने कहां से लिए हैं। The court had authority over British subjects and company employees in civil and criminal matter. तो कंपनी जो ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब ब्रिटिश सिटीजन थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड और कंपनी का कोई इंप्लॉई है, उनसे रिलेटेड केस सुने जा सकते थे। 2 इंडियन आपस में लड़ रहे हैं ना, वो उस केस को सुनते थे। इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए? या तो एक ब्रिटिशर हो या कोई कंपनी का इंप्लॉई हो। सपोज किसी फार्मर को केस करना है टैक्स से रिलेटेड कंपनी के अगेंस्ट में, तो वो तो सुना जा सकता था, लेकिन अगर 2 फार्मर का आपस में कोई झगड़ा है ना, उसको नहीं सुनती थी। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन याद रखनी है, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर थी। ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब कोई ब्रिटिश सिटीजन इंडिया में रह रहा था, अगर वो इन्वॉल्व है किसी केस में तो उसको सुनेगी, और कंपनी के एम्प्लॉय को सुनेगी। अब कंपनी का एम्प्लॉय तो गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, तो यहां पे एक सवाल उठा कि फिर ज्यादा पावरफुल कौन है, सीजीआई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये सवाल का आंसर देना बचा, इसीलिए नेक्स्ट एक्ट आएगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा कि भाई ये तो बता दो पावर किसके पास है ज्यादा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोई डिसीजन दिया, मान लो सुप्रीम कोर्ट बदल दे तो उसके पास वो पावर है कि बदलने की नहीं है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। तो फिर ये बात उठ के आई कि ज्यादा पावरफुल कौन है, यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिस्टम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई कोर्ट की अपनी पावर है, पार्लियामेंट की अपनी पावर है, और एग्जीक्यूटिव्स की अपनी पावर है। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। तो वो चीज का आइडिया यहीं से लिया गया है, क्योंकि यहां टकराव हुआ पहली बार, तो हमें ये समझ में आया कि भाई ऐसा हमारे यहां भी हो सकता है, तो ये प्रोविजन को डालो। तो आर्टिकल 50 में लिखा गया है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का जिक्र नहीं है उसमें, सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रोविजन है इस एक्ट का, बस इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट प्रोविजन है
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एंटी करप्शन मेजर्स लिए गए। एंटी करप्शन मेजर समझो क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़े ध्यान से देख रही थी कि जो भी पर्सन को गवर्नर बना के भेजा जा रहा है इंडिया में, चाहे गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वो वापस आता है, नॉर्मल टेन्योर होता था उनका 5 साल, और वहीं से हमने हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर लिया 5 साल का, क्योंकि उनके गवर्नर का टेन्योर 5 साल होता था। तो जो 5 साल के बाद वापस आ रहा है तो वो तो बहुत अमीर हो रहा है, बहुत पैसा लेके आ रहा है, और ये कंपनी कह रही है कि हमें तो घाटा हो रहा है, लोन दे दो। वहीं से तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने समझ लिया कि करप्शन हो रहा है। करप्शन का मतलब कि ये इंप्लॉई अपना पैरेलल बिजनेस चला रहे हैं वहां पे, और कंपनी को तो मतलब गवर्नमेंट को तो टैक्स दे नहीं रहे, लेकिन खुद अमीर हो रहे हैं। प्रोसीजर क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जो भी ट्रेड लेके आएगी उसके बाद उस ट्रेड पे टैक्स देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उन इंप्लॉइज ने क्या किया, पैरेलल में अपनी अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां खोल ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग, और ट्रेड को उन कंपनीज के थ्रू करने लग गए। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके थ्रू ट्रेड ही नहीं होता था, तो वो डाउन जाती गई और बाकी कंपनीज बनती गई। जब वो वापस आते अपनी कंपनीज वो बंद कराते, तो इंप्लॉय ज्यादा अमीर हो रहे थे कंपनी के, कंपनी डाउन हो रही थी, तो करप्शन था। तो उस करप्शन को बंद करने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन डाले गए एंटी करप्शन के, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इंडिया में एंटी करप्शन मेजर लिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है एक इंडिया में, ठीक है। देन सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, जो करप्शन के अगेंस्ट में काम करता है। तो ये सारे जो आज के हमारे प्रोविजन है ना, सारे वो सारे के सारे इंस्पायर्ड है इन्हीं एक्ट से। ये प्रोविजन ओरिजिनली ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, बाद में हम उनको कॉपी करते गए धीरे धीरे इंडिया में। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है बैग ऑफ बोरोइंग, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब कुछ ही बाहर से लिया गया है, तो उसको बैग ऑफ बोरोइंग बोला जाता है। प्राइवेट बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड, कि भाई जो आप लोग अपनी कंपनी बना रहे हो ना साइड में, इस चीज पे बैन लगा दिया कि कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। अगर करना है तो कंपनी में काम करो, कंपनी से अलग कोई काम नहीं करोगे। मतलब अगर आप 9 से 5 कंपनी का जॉब कर रहे हो तो उसके बाद 5 बजे के बाद जाके अपना काम नहीं कर सकते, प्राइवेट काम बंद कर दिए गए, ठीक है। कंपनी सर्वेंट्स वर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम इंगेजिंग एनी पार्ट ऑफ प्राइवेट ट्रेड। दूसरा प्रोविजन क्या किया गया, कई बार क्या होता कि जो गवर्नर वापस गया है ना, जब वो बहुत सारा पैसा लेके जाता तो उससे पूछते ये पैसा कहां से आया भाई आपके पास, वो बोलता मुझे गिफ्ट दे दिया वहां के राजाओं ने खुश होके, ठीक है, बहुत सारा सोना दे दिया गिफ्ट में। गिफ्ट में कुछ नहीं दिया था, वो सारा उसने करप्शन से कमाया हुआ पैसा था। तो बोले कि भाई ये गिफ्ट लेने बंद करो। तो प्रोहिबिशन ऑफ गिफ्ट्स, ऑफिशियल्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग ब्राइबरीज, गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स फ्रॉम द नेटिव पॉपुलेशन, कि नेटिव पॉपुलेशन से आप किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट नहीं लोगे। कहीं कहो कि हमारे काम से खुश होके फलाने जमींदार ने मुझे इतना सोना दान कर दिया, इतना सोना गिफ्ट कर दिया, तो ऐसा कोई गिफ्ट नहीं लोगे। जो भी गिफ्ट आएगा कंपनी के खाते में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो, कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी बाहर जाता है और उसको जो अवार्ड मिलता है ना, वो अपने साथ नहीं रख सकता उसको, वो इंडिया का जो एक नेशनल म्यूजियम है उसमें जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो उन सबको अपने घर रख लेगा। जब इंडिया का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर रहते हुए अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई प्रेजेंट मिला है, किसी कंट्री में गए हो, गिफ्ट मिला है, आप उसको घर पे नहीं लेके जा सकते। वो तब तक ही आपका है जब तक आप उस पोस्ट पे हो। जैसे आप पोस्ट से हटोगे वो इंडिया में कहीं ना कहीं उसको सबमिट कर लिया जाएगा। सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, उनको गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो पर्सनल गाड़ी चलाएंगे उसको, नहीं, वो गाड़ी गवर्नमेंट की ही रहेगी। तो ऐसा ही इनके साथ किया गया। तो वो आज वाला प्रोविजन हमने यहां से लिया कि भाई अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसको कंपनी के खाते में जमा कर दो और उस पर टैक्स दो, ठीक है। तो ये प्रोविजन किए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अच्छा एक और बच गया भाई, 2 और है, ये ज्यादा नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट।
पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मतलब वही है जो मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्ट जो गवर्नर जनरल है और सुप्रीम कोर्ट उनके बीच में टकराव होने लग गया था कि भी कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी इन लंदन, गवर्निंग बॉडी का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वाज रिक्वेस्टेड टू सबमिट और कोरस्पोंडेंस रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, जो इंडिया में गवर्नर जनरल होता था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको यह बोला जाता था भाई जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है ना उसका एक रिकॉर्ड बनाओ और सबमिट करो लंदन में। किसके पास? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, क्योंकि लंदन में बैठा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का स्ट्रक्चर याद करो, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और फिर नीचे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, कि जो भी इंडिया में हो रहा है उसका लेखा जोखा बनाओ और उसको सबमिट करो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर उसको सबमिट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नमेंट एक ही बात है। अब आज के टाइम पे आप इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन गवर्नमेंट कहोगे तो गवर्नमेंट में वही पावर में है ना जिसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, तो इसलिए हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। वैसे दोनों अलग चीज है, लेकिन जिसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है वही तो गवर्नमेंट में है। ठीक है, वंशी का ज्यादा हो गया, सीधे बैठो फिर। एडमिनिस्ट्रेटिव टेन्योर, टेन्योर ऑफ द, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है जितने पहले हमने 4 पढ़े। हाँ जी सर, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अंडर में काम करता था, उल्टा बोल रहे हो। टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर वाज फिक्स एट द 4 ईयर, मतलब जो ब्रिटेन में डायरेक्टर बैठते थे अब उनका टेन्योर भी फिक्स कर दिया गया कि 4 साल के बाद इनको भी बदलो। ठीक है, बदलने से क्या होता है, सिस्टम का पता लग जाता है। अगर आप इंडिया में देखोगे ना, इंडिया में एक प्रोविजन आप लोग देखना, कभी बैंक जाना, बैंक जाके देखना कि मैनेजर कौन बैठा है और कौन कौन, कैशियर कौन है और बाकी इंप्लॉय कौन है। आप 6 महीने के बाद जाना, मैक्सिमम लोग बदले मिलेंगे उनमें से। वो बदलते इसलिए हैं क्योंकि उस सीट पे बैठ के अगर कोई पर्सन करप्शन करेगा ना तो अगले को आगे पता लग जाएगा, तो वो अपने आप सीधे रहेंगे, तो इसलिए टेन्योर डाले जाते हैं। तो अगर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे ना तो अगले जो आएंगे वो बताएंगे, कोई तो बताएगा कि भी पिछला गड़बड़ कर रहा था, तो टेन्योर फिक्स इसलिए किए जाते हैं कि वो गड़बड़ी बताई जा सके। देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग, ये तो हो गया टेन्योर का। लास्ट से फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये हो गया, हमने पढ़ लिया पीछे। फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन का मतलब क्या है पहले समझ लो फिर लिखना की जल्दबाजी करते हो। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देगी, किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे जाता है। मान लो एक कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, बिजनेस करने को बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू में से खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट बचता है। कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, उसके खर्चे लग गए मान लो 80 करोड़ के, 20 करोड़ बच गया, तो 20 करोड़ पे उसको टैक्स देना चाहिए। 20 करोड़ कंपनी क्या करती थी, अपने जो प्रमोटर हैं, जो उसके ओनर हैं, उनके अंदर बांट देती थी। बोलती थी कि इनको डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड मतलब कि एक तरह का बेनिफिट मिलता है कि इन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, उसका रिटर्न दे रहे हैं। तो 20 करोड़ उनको दे दिया, 100 करोड़ कमाया था, 100 करोड़ खर्चा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रहे हैं टैक्स कहां से दे। जितना भी बचता था उसको डिविडेंड में बांट देते थे और डिविडेंड को खर्चे में काउंट किया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली ये तो अच्छा कर रहे हो आप लोग, जो बचता है उसको डिविडेंड कह के बांट लेते हो। तो बोले डिविडेंड पे कैप लगाओ, कितना डिविडेंड दे सकते हो, हमें ऐसे तो टैक्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे इस सिस्टम को हम पढ़ेंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम है एक, मैट करके एक सिस्टम चलता है इंडिया में। आज के टाइम पे भी कंपनी ऐसे करती है, वो प्रॉफिट दिखाती ही नहीं। अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है कहते हैं प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स कहां से दे। ठीक है, तो ये सिस्टम यहां से देखो आज के टाइम पे भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई 20 करोड़ बच गए, 80 करोड़ खर्चा, 20 करोड़ बच गए, 6% डिविडेंड दे दो, बाकी जो बच गया उस पर टैक्स दे दो।
तो उस डिविडेंड को कैप किया गया। डिविडेंड का मतलब होता है जो शेयर होल्डर होते हैं उस कंपनी के, ओनर जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है तो उनके अंदर फाइनली वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ था तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि उन्होंने पूंजी लगा रखी है तो उस पूंजी पे इंटरेस्ट भी तो आता ना अदरवाइज, तो इसलिए उनको डिविडेंड दे दो। ठीक है, तो उस डिविडेंड को कैप किया गया। कैप क्यों किया गया? क्योंकि डिविडेंड प्लस खर्चा मिला के टैक्स बचता ही नहीं था, प्रॉफिट नहीं बचता था, और प्रॉफिट नहीं बचेगा तो टैक्स तो प्रॉफिट पे ही आता है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, जैसे आज के टाइम पे कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, दैट डजंट मीन कि वो 1000 पे टैक्स देगी। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स है 25%, तो 1000 पे 25% नहीं देगी, वो पहले अपने खर्चे निकालेगी सारे। मान लिया 1000 करोड़ में से वो कह रही है 800 करोड़ तो हो गया हमारा खर्चा, 200 करोड़ बचा, उस 200 करोड़ पे 25% टैक्स देना होता है। अब ये क्या करते थे, उस 200 करोड़ को भी डिविडेंड करके बांट देते थे, तो टैक्स के लिए कुछ बचता ही नहीं था, तो इसलिए डिविडेंड पे कैप लगाया गया। ये बाद में जो हमने पढ़े हैं ये इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, नंबर 4 तक जो पढ़े वही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एंटी मेजर्स तक। तो ये मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। ठीक है, देवांश को लग रहा है कहां फंस गए भाई, हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कल की क्लास में पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करें।